अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे सब। आज मैं अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जनरल साइंस कैटेगरी के लिए जो मैट्रिक कैटेगरी के जो एमसीक्यूज होंगे वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो मतलब प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर जो आईबीए ने टेस्ट लिए थे, जो पीएसटी और जीएसटी के, तो हमें वहाँ से देखना पड़ेगा। और मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं इसमें अंदर, जितने भी वो प्रीवियस एग्जाम मतलब पेपर में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, तो वो मैं यहाँ पे मतलब कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इससे मतलब कोई भी अगर आपका कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कितने टिश्यूज़ होते हैं। ये मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डाला हुआ है। इसके पहले दूसरा क्वेश्चन था वो नीचे आएगा, ठीक है जी। तो मैंने इसको ये डाला हुआ है अलग से क्वेश्चन कि ये भी आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड है, हो सकता है ये इस दफ़ा आ जाए। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर कितने टिश्यूज़ होते हैं, कितने किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है हमारे पास, वो है नर्व टिश्यूज़, ठीक है जी। बी ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यूज़, और सी है कनेक्टिव टिश्यूज़, ऑप्शन डी है मसल टिश्यूज़, एंड ई है ऑल ऑफ अबव। तो ये जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, ये जितने भी नेम लिखे हुए हैं ए टू डी तक, ये सारे के सारे ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं थ्रू आउट बॉडी। तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर इज नोन एज। ठीक है जी, ये पहला सवाल आया हुआ है IBA JST 16/9/2021 को जो टेस्ट हुई थी अभी, ठीक है जी। तो ये मैट्रिक बेसिस पे हैं, और क्योंकि वो उनका सिलेबस ही मैट्रिक और इंटर बेसिस तक दिया हुआ था, मतलब ये ग्रेजुएशन के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया था, तो उस वजह से मैंने सारे वो क्वेश्चन डाले हुए इसी के अंदर। मैं कोशिश करूँगा PST के अंदर भी जो क्वेश्चन आए वो भी आपको मैं बताऊँ जितने भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब होना चाहिए, ऑप्शन ए है ऑर्गन, ऑप्शन बी है टिश्यूज़, ऑप्शन सी है बॉडी, ऑप्शन डी है सिस्टम। और डेफिनेशन में पूछ रहा है कि वो कौन से ग्रुप ऑफ सिमिलर्स हैं, जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलते हैं और वो वर्क टुगेदर करते हैं, उसका मतलब वो क्या चीज़ बनती है उससे, तो वो हमारे बनते हैं टिश्यूज़। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड डैश। ठीक है जी। तो इनलार्जमेंट, जो इमेज की जो इनलार्जमेंट होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है मॉडिफिकेशन, ऑप्शन बी है मैग्निफिकेशन, ऑप्शन सी है एब्रिविएशन, ऑप्शन डी है एम्ब्रॉयडरी। ठीक है जी। तो ये होती है मैग्निफिकेशन। बहुत सारी जगह पे लोगों ने एब्रिविएशन किया है, लेकिन एब्रिविएशन नहीं, ये मैग्निफिकेशन होगी। जब भी हम किसी चीज़ को इनलार्ज करके देखना चाहते हैं तो उसको मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है जी। तो ये मैग्निफिकेशन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरिस्कोप वर्क्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है जी। पेरिस्कोप जो काम करता है वो किस के प्रिंसिपल पे काम करता है। पेरिस्कोप एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंगल्स मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। तो ये जो इसका ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है डायफ्रैक्शन, ऑप्शन डी है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसका जो है ना वो प्रिंसिपल है जिस पे पेरिस्कोप काम करता है, वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज 220 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक विल बी। ठीक है जी। ये बोल रहा है कि अगर फर्स्ट जो स्ट्रिंग है, जो गिटार की स्ट्रिंग है या किसी तार के हमने छेड़ा है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल है वो 220 हर्ट्ज है, 2000 नहीं 220 सॉरी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक, जो सेकेंड हार्मोनिक होगी, ठीक है जी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 220 होगी तो इसका हम डबल कर देंगे, तो वो हमारा क्या बनेगा 440। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 440, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टर। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को हम रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है जी। इज अ टेलीस्कोप दैट यूजेस, क्या यूज़ करता है, दैट यूजेस डैश। ठीक है जी। इनमें से कौन सी चीज़ वो यूज़ करता है। ऑप्शन ए है
सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्ड मिरर्स, ठीक है जी, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑप्शन बी है ओनली सिंगल मिरर यूज्ड, ऑप्शन सी है मल्टीपल मिरर्स, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व मिरर्स। ये मतलब कि दो किस्म के मिरर्स यूज़ करता है, सिंगल भी यूज़ करता है और कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व मिरर्स भी यूज़ करता है। कभी जो पेपर में जो सवाल ऑप्शन दिया हुआ वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिरर्स, ठीक है जी। तो मैंने दोनों लिख दिए हैं कि हो सकता है दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व मिरर्स, ठीक है। अगर ये ऑप्शन हो तो सही है, अगर ना हो तो फिर ये ऑप्शन होगा ज़रूर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिरर्स, ठीक है जी। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 7 है द फिनोमेना व्हिच लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर्स एंड मेटल ऑफ आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंसेस। ये सवाल पूछ रहा है कि वो कौन सा फिनोमेना है जिसके अंदर जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं और जो आर्कियोलॉजिकल तारीखी जो हमारे पहचान है, ठीक है जी, स्ट्रक्चर्स हैं जितने भी तारीखी, तो उनको मतलब किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सुनामी, ऑप्शन बी है फ्लड्स, ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन डी है एसिटिक रेन, ठीक है जी। तो हमें सबसे ज़्यादा जो मतलब कि सुनामी, फ्लड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इतना उनका मतलब कि वो एज यूजुअल नहीं है। तो ज़्यादातर जो इसका नुकसान पहुंचा है वो है एसिटिक रेन से। तो ये हमें पता होना चाहिए। जब हमारे पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका का, उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट उसको किया है उसको एसिटिक रेन ने किया, उस वजह से कि भाई उसके जो कलर हैं वो चेंजिंग होते हैं। बहुत सारे ऐसे आसार हैं जो इटली के अंदर भी हैं, ठीक है जी, वो भी जिसके हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके जो टेक्सचर है उसको चेंज करने के जो सबसे ज़्यादा या उसको डिस्ट्रक्शन मतलब कि ख़राब करने में सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार है वो एसिटिक रेन का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्टेप व्हिच कैन सेव द अर्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है जी। वो कौन सा स्टेप है जिसमें हम अर्थ को, ज़मीन को और नेचुरल जो हमारे कुदरती वसाइल हैं उनको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है रिड्यूस, राइसाइकिल, रीयूज़, ठीक है जी। मैं ये समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। बी ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी है गैस इंजन्स इन द एयर, एंड ऑप्शन डी है वेस्टेज ऑफ वाटर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ए, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका जो पेपर में दिया हुआ है ये जवाब दिया हुआ है इस तरह से, रिसाइकिल्ड रीयूजेबल मटीरियल यूजेज, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि आपने जो है ना मतलब कि अगर इजी वे में समझाऊँ तो आप इस ऑप्शन को देख लें, ये समझ जाएंगे आप खुद ही कि पहले आप जो भी चीज़ यूज़ करें, जिस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं प्लास्टिक बैग का, ठीक है जी। प्लास्टिक बैग्स जो हमारे पास होती हैं जिसमें शापर होती है, जो हमारे हम शापरी भी इसको बोलते हैं, हम उसको पहले कम से कम रिड्यूस करें, मतलब उसका कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करें, अगर वो जो शापर हमने ली है तो हम उसी को शापर को ज़्यादा कोशिश करके उसी को यूज़ करें बार बार। और अगर वो ज़्यादा ही ख़राब हो जाए तो हम फिर उसको क्या करें, फेंक दें किसी जगह, ऐसी जगह, लेकिन उसी जो जहाँ पे हम फेंकें कचरे के अंदर, उसी को फिर वो कचरे वाले उठा के जो कंपनीज हैं या जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो इसको क्या करें, वापस बनाएं, इसको वापस मतलब कि रिपेयर करें, जो भी होगा उसकी मेंटेनेंस करें, फिर वही जो है ना वही प्लास्टिक बैग्स वापस इस्तेमाल हों मार्केट के अंदर। ऐसा ना हो कि वो दूसरी मतलब बनाते जाएं। और ये क्योंकि प्लास्टिक बैग्स बड़ा इशू है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी हमारी बचेंगे और अर्थ जो है वो हमारी मतलब कि पॉल्यूशन से बच जाएगी। तो उसका ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है न्यूमेटिक सिस्टम्स आर यूज्ड, न्यूमेटिक सिस्टम्स कहाँ पे यूज होते हैं। ऑप्शन ए पंप्स, ऑप्शन बी स्प्रे गन्स, ऑप्शन सी डेंटिस्ट्री टूल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये हमें पता होना चाहिए जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल जो भी होती हैं या ऑटो के मैकेनिकल मतलब के काम होते हैं, चीज़ें होती हैं, सब की सब में न्यूमेटिक सिस्टम्स यूज़ होता है जिसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस, इन सब में न्यूमेटिक सिस्टम्स यूज़ होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। मैंने ये पहले भी क्वेश्चन बताया जब हमने रेफ्रिजरेटर की बात की थी कि कूल वाटर करने के लिए कौन सी गैस पहले भरी जाती थी जो ओजोन डिप्लीशन का काज बनती थी, ठीक है जी। तो वो उसका वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये यूज़ नहीं करते, ये डिप्लीशन जो थी, और जो ऐसी हमारे एयर कंडीशन या बहुत सारी जगह पे ये यूज़ होती थी गैस, अब इसको मतलब के यूज़ नहीं किया जाता, इस पर पाबंदी बैन किया गया।
क्वेश्चन नंबर 11 है अवर गैलेक्सी इज डैश शेप, हमारी जो गैलेक्सी है वो किस तरह की है, किस शेप की है, स्फेरिकल, इलिप्टिकल, स्पाइरल और इर्रेगुलर। तो ये है स्पाइरल, हमारी गैलेक्सी स्पाइरल है। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर किस चीज़ के बराबर होता है। ये फिजिक्स रिलेटेड सवाल है। तो ऑप्शन ए है 746 वाट, 746 जूल, 746 न्यूटन, ऑप्शन डी है 746 एम्पियर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक्स इज 2 ऑक्टेव्स हायर इन पिच देन द फंडामेंटल। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट जवाब होता है हमारे पास वो हो जाता है फोर्थ। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है नेम द विटामिन हुज जेन इज इंसर्टेड इन राइस प्लांट फॉर क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। ठीक है जी, ये नेम बता रहा है, नेम द विटामिन, उस विटामिन का नाम बताएं, ठीक है, हुज जेन इज इंसर्टेड इन राइस प्लांट फॉर क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, जिसकी जो हम अगर मॉडिफाइड राइस के अंदर उसकी मतलब जेनेटिक डालें हैं, ठीक है, इंसर्ट करें जो राइस प्लांट के अंदर, तो वो एक जो मतलब कि हमें न्यू प्रोडक्ट दे, ठीक है, मॉडिफाइड प्रोडक्ट दे। तो ऑप्शन विटामिन कौन सा आता है, अगर वो हम यूज़ करेंगे तो मॉडिफाइड प्रोडक्ट बन जाएगी। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के। तो ये होता है विटामिन ए। ठीक है जी, हमारे पास जो चावल होते हैं उनको अगर सेला चावल देखें या दूसरे चावल देखें तो उनमें क्या होता है, वो टेक्सचर बदल जाता है। ठीक है जी, उसकी साइज हर चीज़ बदलना शुरू हो जाती है, वो किस वजह से, विटामिन ए की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है कि आपने रिएक्शन किया जाता है ये ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है जी, और इसको कंबशन रिएक्शन भी कभी इसी हद तक मतलब कि बोला जा सकता है। और हम इसको क्या करते हैं कि एक चीज़ को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास कोई ईंट हो, हम उसको तोड़ दें वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि एक ही पोर्शन को, एक चीज़ को हम दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दें। तो ऑप्शन ए है ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी। ऑप्शन सी है ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी या ए सी प्लस बी ए लीड्स टू टू ए प्लस बी सी। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ए बी और इक्वल टू ए प्लस बी। हमने ए बी एक प्रोडक्ट थी, हमने उसको तोड़ दिया, ये हमें दो प्रोडक्ट्स में तकसीम हो गई इक्वली, ए प्रोडक्ट अलग हो गई, बी प्रोडक्ट अलग हो गई। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 है द मेटालिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड। मेटालिक ऑक्साइड्स को क्या बोला जाता है। ये ग्रुप 1 और 2 के होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में है। इनको अल्कलीज भी बोला जाता है और ये ज़्यादातर OH ग्रुप से रिलेटेड होती हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिस होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है द एटम्स 31p15 एंड 3216 हैव द सेम। इसमें अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये हमें दो एलिमेंट दिए गए हैं, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है जी, यहाँ पे जो 15 दिया हुआ है हमें, ठीक है जी, ये क्या दिया हुआ है, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और ये होता है एटॉमिक मास किसी का भी, और इसी नीचे वाले में भी सेम है। ठीक है जी, सल्फर में भी, यहाँ पे भी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमने करना क्या है कि 31 से अगर हम काटेंगे 15 को तो हमें पास क्या बचेगा 16, और अगर 32 से भी हम काटेंगे 16 को कितना बचेगा 16। तो इसमें दोनों में से जो सेम क्या होगा वो होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह से बचे कि ये इसमें ये एटॉमिक मास होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एडिशन होती है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का। ठीक है जी, तो ये होता है अगर हम एटॉमिक मास से कट कर दें प्रोटॉन को, मगर मिसाल के तौर पे अगर 32 में 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे 32 में से 16 प्रोटॉन यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इसको हम काट देंगे, निकाल देंगे, बाकी क्या बचेंगे 16 न्यूट्रॉन। तो वो न्यूट्रॉन सेम बचेंगे इसमें। और 31 अगर एटॉमिक मास है इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर होगा, अगर यहाँ पे प्रोटॉन जिस तरह से दिया हुआ 15, इसका मतलब इसमें 15 प्रोटॉन होंगे और 16 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है जी, तो अगर हम 31 से 15 काट देंगे फिर भी क्या बचेगा 16 न्यूट्रॉन बचेंगे। तो न्यूट्रॉन का जो दोनों में रेशियो है वो सेम है, वो कितना है 16। तो इसका जो डी ऑप्शन वो करेक्ट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे दोनों में। क्वेश्चन नंबर 18 है द कलर ऑफ सल्फर पाउडर। ठीक है, कलर ऑफ सल्फर पाउडर इज
कलर सल्फर पाउडर का जो कलर होता है वो हमें येलो में मिलता है। अगर ये पहले हार्ड में होगा तो वो ग्रीनिश कलर होता है, लेकिन अगर उस पाउडर की बात होगी तो वो येलो। क्वेश्चन नंबर 19 है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट टू द स्टिग्मा पार्ट फ्रॉम एन एंथर ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड। अब ये बोल रहा है कि अगर जो फ्लावर हैं, ठीक है जी, प्लांट्स हैं, उनके जो मेल और फीमेल प्लांट्स अगर आपस में मिलेंगे तो उसमें से ये वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ठीक है जी, वो बोला जाता है पोलिनेशन। और ह्यूमन बींग्स में ये होती है, ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स की बात की गई है तो ये इसका प्रोसेस क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है द बल्क ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक सुपीरियर टू द esophageal junction और द बिग व्हील इज द डैश। ठीक है जी, द बल्क ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर की बात करें जो स्टमक के अंदर जो होता है, ठीक है जी, तो वो स्टमक के अंदर बल्क ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर किस चीज़ को बोला जाता है, और वो सुपीरियर टू द एसोफेगल होता है जंक्शन, ठीक है, वो होता है फंडस। और कार्डिया होता है ये हमारे बिलो पार्ट के अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है जी। और जो अबव होता है सबसे ऊपर वो फंडस होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है बी। 21 है Why does a piece of bread become wet when we chewed in dash and it test sweet? ये GST 2013-9-2021 को आए हुए, मैंने ये दोनों टेस्ट एक साथ मिला दिए हैं। सो 21वां क्वेश्चन हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है कि वो होती है टंग, ठीक है। जब हम ज़बान जो होती है ना हमारी, ये मतलब के रिस्पॉन्सिबल होती है वो जो हम जो चीज़ खाते हैं उसके हिसाब से, मतलब कि वो उसको गीला करने के लिए, ठीक है जी। और स्वीट टेस्ट स्वीट क्यों हो जाता है कि वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से वो चीज़ें हमें मीठी लगती हैं। तो इसका ऑप्शन है टंग। क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है जी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो सीक्रेटेड, जो मतलब के सीक्रेट करता है लिवर और उसमें स्टोर हो जाती है गॉल ब्लैडर के अंदर, वो होते हैं बाइल जूसेस। ठीक है जी, बाइल जूसेस जो होते हैं जो लिवर सीक्रेटेड करता है, ठीक है, और स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 है वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 23 है वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट। ठीक है जी, केमिकल प्रोटीन्स की जो है डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, केमिकल डाइजेशन प्रोटीन्स की वो होती है स्टमक के अंदर। और इसका जो मतलब स्टार्ट होती है और जो खत्म होती है ना, कंप्लीशन, वो हमने पढ़ के आए हैं, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू फिल डैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है जी, फर्टिलाइजर्स क्यों यूज़ की जाते हैं, असल मतलब के सवाल होने चाहिए। वो उस वजह से यूज़ होते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो खाना पीना जो उनका जो है वो कहाँ से पैदा होता है, ठीक है जी, वो होता है सूरज की रोशनी से और पानी से, ये वो। लेकिन अगर मतलब कि किसी हद तक वो चीज़ें उनको ना मिल सकें तो हम लोग क्या करते हैं, उनको एडिशनली चीज़ जो प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं फर्टिलाइजर्स। तो उनको न्यूट्रिशनल ताकत देने के लिए जो भी हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स की पूरा करने के हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोला जाता है, वो होती है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है जी, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे GST 13/9/2021 को पेपर होता है ये उसमें आए हुए हैं, और ये सब सारे के जितने सवाल अभी होंगे वो सारे के सारे उसी में से हैं। 26 है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज। साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन अलगी कहा जाता है। ठीक है जी, ये आपको याद होना चाहिए, ब्लू और ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। 27 है पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड। जो पीरियड्स होते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर उनको क्या है, वो मतलब वो किसको कहा जाता है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो होती हैं, जो लाइंस होती हैं पीरियडिक टेबल अगर आपने देखी होगी तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेबल्स इस तरह से बनी होती है। ठीक है जी, उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, पीरियड्स उनको बोला जाता है। और जो वर्टिकल कॉलम्स जो आपके होते हैं, जिनको वर्टिकल या आप कॉलम्स बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं क्या, ग्रुप्स। ठीक है जी, पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज और जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल रोज होती है, मतलब वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ना कि रोज, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है जी। 28 है व्हिच सिस्टम इज रिस्पांसिबल टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट फॉर द बॉडी फंक्शन।
बॉडी फंक्शन के लिए इंसान के जिस्म के अंदर कौन सी सिस्टम है जो हमें मतलब कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट काम करने के लिए मतलब के रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हमारे जो मूवमेंट होती है वो सारा मतलब किस सिस्टम के तहत चलती है, वो होती है नर्व सिस्टम के तहत। नर्व सिस्टम जो हमारे बॉडी का मतलब मेन फंक्शन है, मेन सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है और ये नर्व सिस्टम हमारा ब्रेन से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स such as microorganisms, animal cells and plant cells to produce useful products for a human called, ठीक है जी, उसको क्या बोला जाता है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारी क्या करती है? ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है आपकी यूज ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन, जो हमारे लिए जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ चीज़ों से मिला के मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करके, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को और फील्ड को क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 है द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज एब्रिविएटेड फॉर, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वो होता है डीएनए। और बहुत सारी दफ़ा ऐसे पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें पता होना चाहिए वो होता है द डीऑक्सीराइबो, डी ना भी डालें तो ये सीधा बता दें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। 31 है an optic piece of curved transparent glass that refracts the light in a specific way is called dash। an optic piece of curved transparent glass जो होता है वो क्या चीज़, मतलब उसका क्या है कि अगर ऐसी चीज़ जो ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल शफाफ हो, ठीक है जी, उसके अंदर फिर क्या हो? that reflects the light in a specific way, ठीक है, वो मतलब जो लाइट है उसको रिफ्रेक्ट करे, मतलब वो उसको जब वो लाइट उसके ऊपर लगे तो वो उसको किसी दूसरे डायरेक्शन में वापस भेज दे, ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो रिफ्रैक्शन ये सिर्फ होती है लेंस के अंदर, और हमारे यहाँ मतलब कि जो अगर आपको जो है ना आपकी शक्ल को वापस दिखाए, ठीक है जी, वो मतलब कोई दूसरी चीज़ ना दिखाए उसके अलावा, वो आम के मिरर होते हैं खाली, और लेंस जो होता है वो बिल्कुल शफाफ होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, a truck has tires of 3 square meter, it puts a pressure of 4000 न्यूटन स्क्वायर मीटर on the road, what is the weight of the truck or hint is equal to hit weight बराबर होता है फोर्स के। ये मैंने लिख दिया है फार्मूला, फोर्स बराबर होता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। हमें फोर्स पूछ रहा है, हमें प्रेशर गिवन है और एरिया गिवन है, तो हमने क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है प्रेशर को एरिया के साथ, तो हमें फोर्स मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये जवाब आएगा 12000 न्यूटन का, तो ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, if an enclosed container with movable piston is heated what will happen। ये बोल रहा है कि अगर एक क्लोज पिस्टन हो, हमने अगर उसके मूवेबल पिस्टन मतलब उसका ढक्कन हटा दें, ठीक है जी, तो वो क्या करेगा? अगर सीधी सी बात है, आप किसी मतलब के बर्तन के अंदर आप पानी डाल दें और उसको आप ढक्कन दे दें, तो उसका मतलब वो क्या होगा? वो प्रेस हो जाएगा एक दफ़ा। लेकिन जब आप उसको ढक्कन वो साइड पे करते हैं तो वो पानी क्या होता है? खुद ब खुद ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। मतलब वो क्या करता है? उसकी एरिया बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है जी, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है खुद ही खुद। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अगर आप प्रेशर उसको मतलब कम देंगे, ठीक है जी, वो मूवेबल पिस्टन होगा, सीधी सी बात, प्रेशर कम होगा जितना तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ये सीधी सी बात जो मैंने पहले बता दी कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सॉरी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम और गैस का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी। 35 क्वेश्चन नंबर है, MRI और सिटी स्कैन रिजल्टेड फ्रॉम द इमेज एक्सप्लोरेशन ऑफ। MRI और सिटी स्कैन जो होती है वो किस वजह से होती है? मतलब किस चीज़ का नतीजा है? वो होती है चाँद के हिसाब से, मतलब वो चाँद के हिसाब से वो क्यों है? उसका एक मतलब कि वो ये है कि भाई चाँद जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज से रोशनी लेता है। इसी तरह सिटी स्कैन और जो MRI होती है उसके अंदर जो रोशनी आती है वो भी आर्टिफिशियल होती है। तो हम मतलब कि जो अख़ज़ करते हैं नतीजा वो ये है कि ये जो भी मतलब जो भी चीज़ें बनी हैं MRI और सिटी स्कैन, ये मून के हिसाब से तर्ज़ अमल पे सारी चीज़ें मतलब आर्टिफिशियली बनी हुई हैं, ठीक है जी, वो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। नंबर 36 है, जीपीएस कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट्स। जीपीएस कितने सैटेलाइट्स पे कंप्राइज मुश्तमिल होता है? आंसर है मोर देन 20 सैटेलाइट्स। उसके अंदर 20 से ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, मतलब पूरा जो सिस्टम है
जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसका जो मतलब है वो किस पे डिपेंड, कितने सैटेलाइट्स उस पर मतलब के उसके लिए होती हैं। अगर आप किसी की पोजीशन मालूम करना चाहिए तो वो मोर देन 20 सैटेलाइट्स आपके लिए काम करती हैं, तभी वो आप किसी चीज़ का ग्लोबल पोजीशनिंग, किसी चीज़ की मतलब कि जगह मालूम कर सकते हो कि वो जगह कहाँ पे है, वो बंदा कहाँ पे है, वो चीज़ कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है 30 क्वेश्चन 838 है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ डैश, बॉडी किस पोजीशन में होगी, मतलब किस स्टेट में होगी, किस हालत में होगी, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब कि वो अगर वो अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रही है, ठीक है जी, तो वो किस पोजीशन में होगी, किस हालत में होगी। मतलब एक बंदा अगर मिसाल के तौर पे कराची बैठा हुआ है, वो सराउंडिंग के हिसाब से मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि वो अब एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, आपने पोजीशन सैटेलाइट के ज़रिए देख रही हैं, तो वो क्या होगा कि वो पोजीशन चेंज करेगा अगर सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब वो कुछ पोजीशन में, वो मोशन में, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो आई होप यू है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।